हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मयूरी भागवानी। आज की डेट है 2 जुलाई और 2 जुलाई के द हिंदू न्यूज़पेपर को हम यहाँ पे देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। ये बता दूं कि आप लोग मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं इन 4 प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। टेलीग्राम चैनल आपने अभी तक हमारा ज्वाइन नहीं किया है तो इसको ज्वाइन कर लो जल्दी जल्दी, क्योंकि इन लेक्चर्स की PDF आपको इस टेलीग्राम चैनल पे ही मिलती है। इसके अलावा मेल, ट्विटर और इंस्टाग्राम के थ्रू भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। आगे बात कर लेते हैं आज के टॉपिक्स की। तो देखो, पेपर 1 में हम कल्चर में देखने वाले हैं जगन्नाथ यात्रा के बारे में। पेपर 2 में हम देखेंगे इंटरनेशनल रिलेशन में हांगकांग इशू के बारे में। पॉलिटी में देखेंगे वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में। पेपर 3 में इकोनॉमी में 2 टॉपिक्स हैं। एक तो है BBB टू बी रिप्लेस बाय FSIB। ये BBB क्या है? दिस इज बैंक बोर्ड ब्यूरो। ठीक है, तो ये बैंक बोर्ड ब्यूरो जो है ये एक इंस्टीट्यूशन हुआ करता था, इसको यहाँ पे रिप्लेस होगा और इसके जगह एक नया इंस्टीट्यूशन आ रहा है जिसका नाम है FSIB। ओके, इसके अलावा एक PMI एक इंडेक्स है, ये इसको भी देखेंगे। GS4 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। ओके, शुरुआत करते हैं आज के पहले आर्टिकल के साथ। रथ यात्रा। ठीक है, पुरी की रथ यात्रा में बहुत सारे लाखों लोग यहाँ पे जमा हुए हैं। कुल मिला के 200 स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही हैं। नॉट जस्ट फ्रॉम इंडिया, अब्रॉड से भी लोग आके पुरी की इस रथ यात्रा में शामिल हो रहे हैं। ये जो रथ यात्रा हो रही है ये जगन्नाथ पुरी टेम्पल से निकलने वाली है। ओके, तो इसकी अपनी एक कल्चरल इंपॉर्टेंस है और इसके बारे में क्वेश्चन आप प्रीलिम्स में भी एक्सपेक्ट कर सकते हो और मेंस में भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इसकी बात कर लेते हैं। देखो, जो जगन्नाथ रथ यात्रा है इसको हम चैरियट फेस्टिवल भी बोलते हैं। हिंदू फेस्टिवल है जो कि उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर में होता है। पुरी में ये जगन्नाथ मंदिर है और यहाँ पे जो विष्णु का अवतार है उनका नाम जगन्नाथ है। ठीक है, तो लॉर्ड जगन्नाथ के लिए यहाँ पे ये रथ यात्रा निकाली जाती है पुरी के जगन्नाथ मंदिर से। तो ये जो होता है ये असद जो हमारा महीना होता है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, उसके सेकेंड डे पे निकाला जाता है शुक्ल पक्ष के। ठीक है, तो इतना आपको याद नहीं रखना है। ओडिया कैलेंडर के हिसाब से असद मंथ के हिसाब से निकाला जाता है इसका जो मुहूर्त है वो। ठीक है, 9 डेज का इवेंट होता है और इसमें बेसिकली ये सिग्निफाई क्या करता है? ये सिग्निफाई ये करता है कि लॉर्ड कृष्णा जब वृंदावन लौटे थे अपने ब्रदर और सिस्टर के साथ, और ये अपने जो घर लौटे थे वृंदावन में अपनी मासी के घर से ये लौटे थे। ठीक है, तो इनकी मौसीमा टेम्पल से इनका जो वापस आए थे ये वृंदावन, इसका पूरा जो फेस्टिवल है रथ यात्रा के फॉर्म में निकाला जाता है। तो यहाँ पे मौसी माँ का जो इनका फेस्टिवल है, मौसी माँ का जो ये टेम्पल था, जो मौसी माँ का घर था वो था पुरी में। और यहाँ से लॉर्ड कृष्णा अपने ब्रदर बालभद्र के साथ और अपनी सिस्टर सुभद्रा के साथ यहाँ पे अपने घर वृंदावन जा रहे थे और इसी को यहाँ पे रथ यात्रा में सिग्निफाई किया जाता है। ओके, यहाँ पे 3 होली चैरियट्स निकाले जाते हैं, यानी कि 3 रथ होते हैं। एक होता है जगन्नाथ, लॉर्ड जगन्नाथ का। ठीक है, यानी कि लॉर्ड कृष्णा को यहाँ पे लॉर्ड जगन्नाथ कहा जाता है। ओके, उसके बाद इनके ब्रदर जो बलराम है उनको यहाँ पे बालभद्र कहा जाता है और सिस्टर इनकी सुभद्रा। तो 3 यहाँ पे होली चैरियट्स, होली रथ यहाँ पे निकाले जाते हैं। ठीक है, और इसमें ना सिर्फ इंडिया से, अब्रॉड से भी लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो याद रखना है जगन्नाथ यात्रा के बारे में और इसके पीछे क्या स्टोरी है। अब देखो ये कहाँ से निकाला जाता है? इस टेम्पल से जिसका नाम है जगन्नाथ टेम्पल। ओके, ये जगन्नाथपुरी टेम्पल जो है ये पुरी में है, उड़ीसा में। ठीक है, और ये बनाया गया था 12th सेंचुरी AD में बाय अनंत वर्मन चोड गंगा देव। ठीक है, अनंत वर्मन तो अनंत वर्मन चोट गंगा देव ये रूलर थे कौन सी डायनेस्टी के? ये रूलर थे ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के। ओके, ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के रूलर थे और इन्होंने ये मंदिर बनवाया था इन 12th सेंचुरी AD। ओके, एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि इस मंदिर को यमनिका तीर्थ भी कहा जाता है। ठीक है, यमनिका तीर्थ ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये माना जाता है कि जो भी इंसान, जो भी भक्त यहाँ पे आता है, इस मंदिर में आता है, तो इस मंदिर के अंदर यमराज नहीं आ सकते और यमराज आके किसी को भी यहाँ पे डेथ नहीं दे सकते। तो इसीलिए इसको यमनिका तीर्थ बोलते हैं। ठीक है, तो यमराज से बचाने का काम करता है ये जो मंदिर है उस वो। ठीक है, तो इसलिए यमनिका तीर्थ। और दूसरी चीज़ इसको व्हाइट पगोड़ा भी बोलते हैं बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रक्चर। तो व्हाइट पगोड़ा, यमनिका तीर्थ किसको बोला जाता है याद रखना। ओके, इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि 4 धाम जो है हमारे, ठीक है, 4 धाम जो है हमारे पूरे इंडिया के, इन 4 धामों में एक है ये पुरी टेम्पल। तो आपका क्वेश्चन आज का ये है कि आप मुझे बताओगे कि बाकी कौन से 3-4 धाम हैं, ठीक है, जो अलग अलग जगहों पे लोकेटेड है। और दूसरी चीज़ ये भी बताना कि ये तो हमने 4 धाम की बात करी, छोटा 4 धाम भी हैं। ठीक है, ये छोटा 4 धाम पूरी तरह से उत्तराखंड में लोकेटेड हैं। तो ये छोटे 4 धाम में कौन कौन सी प्लेसेस आती है ये भी आप मुझे बताना। ओके, आगे बात कर रहे हैं गवर्नमेंट रिकास्ट बैंक बोर्ड ब्यूरो टू FSIB। तो सबसे पहले समझो बैंक बोर्ड ब्यूरो क्या है।
बैंक बोर्ड ब्यूरो एक इंस्टीट्यूशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन आप समझ सकते हो, ठीक है, और इसको बनाया गया था जस्ट टू अपॉइंट और रिक्रूट पीपल ऑन द पोजिशन ऑफ डायरेक्टर, ओके, फॉर द पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जो डायरेक्टर्स हो गए या होल टाइम डायरेक्टर्स हो गए, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन हो गए, इनको अपॉइंट करने का काम करना था इस बैंक बोर्ड ब्यूरो को, और ये सब अपॉइंटमेंट होने थे फॉर द पब्लिक सेक्टर बैंक्स। ये जो बैंक बोर्ड ब्यूरो बनाया गया था, ये बनाया गया था एक कमेटी के रिकमेंडेशन पे, जिसका नाम था पीजे नायक कमेटी। 2014 में ये कमेटी बनाई गई थी। 2016 में गवर्नमेंट ये बैंक बोर्ड ब्यूरो बनाती है, और यहाँ पे ये जो बैंक बोर्ड ब्यूरो है ये रिकमेंड करता है उन लोगों को जिनको होल टाइम डायरेक्टर या नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन के तौर पे अपॉइंट किया जाना है फॉर द पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ओके। ये एक ऑटोनॉमस और रिकमेंडरी बॉडी थी, और ये 2005 के जो आरटीआई एक्ट है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंतर्गत भी आती है, ठीक है। तो ये पब्लिक अथॉरिटी है, ऑटोनॉमस बॉडी है, रिकमेंडरी बॉडी है, और आरटीआई एक्ट इसके ऊपर लगता है, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी बैंक बोर्ड ब्यूरो की बात। अब यहाँ पे पिछली साल ही यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा कि जो बैंक बोर्ड ब्यूरो है ये एक इनकॉम्पिटेंट बॉडी है, ये प्रॉपर बॉडी नहीं है फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ चेयरपर्सन फॉर द पब्लिक सेक्टर बैंक्स। इसीलिए एक नई बॉडी की हमको ज़रूरत है, और इसीलिए अब गवर्नमेंट ने एक नई बॉडी बनाई है जिसका नाम है फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो अब रिकमेंडेशन देगी जितने भी डायरेक्टर्स या फिर जितने भी नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होने वाले हैं बैंक्स के लिए, उनके रिक्रूटमेंट के लिए यहाँ पे रिकमेंड करेगी ये। और यहाँ पे जो गाइडलाइन है जनरल मैनेजर्स को सिलेक्ट करने के लिए या डायरेक्टर्स को सिलेक्ट करने के लिए, वो सब भी अब FSIB में ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अमेंडमेंट्स किए गए और ये नई बॉडी बनाई गई है फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो, ओके। याद रखना है कि ये क्या है। आगे बात कर लेते हैं। अभी देखो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन होने हैं हमारे देश में, ठीक है। तो ये वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस 2022 में होने। देखो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, इसीलिए यहाँ मैं फिर से बात नहीं कर रही हूँ। न्यूज़ ये है कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन होने वाले हैं। हमारे जो अभी वाले वाइस प्रेसिडेंट है मिस्टर वेंकैया नायडू जी, इनका टर्म जो है, टेन्योर जो है वो खत्म हो रहा है 10 अगस्त 2022 को, और यहाँ पे 16th वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने हैं, और ये इलेक्शंस की डेट आई है 6 अगस्त 2022, ओके। तो यहाँ पे इस तारीख को वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन होने हैं। अब इनके इलेक्शंस की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 68 में ये लिखा है कि जब भी वाइस प्रेसिडेंट का जो टर्म है वो ख़त्म होने वाला है, उसके पहले से ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ये ड्यूटी है कि वो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन करा ले और एक नया वाइस प्रेसिडेंट इनके सामने हो बिफोर द टेन्योर एंड्स, ओके। तो आर्टिकल 324 जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी डिफाइन करता है, उसमें ये बताया गया कि आर्टिकल 324 ये बोलता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही रिस्पॉन्सिबल होगी प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए, और वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए कुछ रूल्स भी हैं जो कि 1974 के हैं। तो वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन रूल्स के अंतर्गत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का यहाँ पे इलेक्शन करवाएगी। बात कर लेते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में, ठीक है। तो इनका जो ऑफिस है ये डिफाइंड है अंडर आर्टिकल 63, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। और इनका जो ये वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस है ये बनाया गया है ऑन द लाइन्स ऑफ अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट, ओके। तो USA के जो वाइस प्रेसिडेंट है वैसा ही पूरा सेम ऑफिस हमारे इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट का भी है। ये सेकेंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है। तो प्रेसिडेंट के बाद जो लिस्ट में नाम आता है वो आता है वाइस प्रेसिडेंट का। तो सेकेंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वही राज्यसभा के चेयरपर्सन भी होते हैं। तो जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वही राज्यसभा के चेयरपर्सन भी होते हैं, और ये मेंशन है अंडर आर्टिकल 64, ओके। तो ये एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होंगे, यानी कि जो भी वाइस प्रेसिडेंट बनेगा वो चेयरमैन ऑटोमेटिकली बन जाएगा राज्यसभा का, ओके। जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ये ना लोकसभा के मेंबर होते हैं ना राज्यसभा के। तो याद रखना पार्लियामेंट का पार्ट नहीं होते हैं वाइस प्रेसिडेंट, ओके। जबकि प्रेसिडेंट इज़ अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, जबकि वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो पार्ट नहीं होते पार्लियामेंट के। तो प्रेसिडेंट इज़ अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट बट वाइस प्रेसिडेंट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड ही इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ एनी ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ओके। इनका इलेक्शन जो होता है वो इनडायरेक्ट तरीके का इलेक्शन होता है, जैसे कि प्रेसिडेंट का होता है। मतलब कि हम लोग जो नॉर्मल लोग हैं, पीपल हैं, सिटीजन हैं, वो डायरेक्टली जाके प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के लिए यहाँ पे इलेक्शन नहीं करवाते या हम वोट नहीं डालते। जो हमारे द्वारा यहाँ पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ठीक है, MPs हैं जितने भी, वो यहाँ पे वोट डालते हैं फॉर द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट्स, ओके। अब देखो यहाँ पे ये याद रखना कि ये जो इलेक्ट किया जाता है, वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है, उसको यहाँ पे इलेक्ट किया जाता है बाय द इलेक्टोरल कॉलेज। तो इलेक्टोरल कॉलेज क्या है? दिस इज अ ग्रुप ऑफ
रिप्रेजेंटेटिव्स जो यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं फॉर द वाइस प्रेसिडेंट। ओके, अब इसमें भी हम देखेंगे कि क्या क्या ग्रुप है, ठीक है, लेकिन उससे पहले वाइस प्रेसिडेंट के बारे में कुछ और चीज़ें जो क्वालिफिकेशन आप कह सकते हो, क्वालिफिकेशन फॉर वाइस प्रेसिडेंट। पहली चीज़ तो ये कि इनको सिटीजन ऑफ इंडिया होना पड़ेगा। दूसरी चीज़, ही मस्ट बी एटलीस्ट 35 ईयर्स इन एज। तीसरी चीज़, राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए ये क्वालिफाइड हो। चौथी चीज़, कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ये होल्ड नहीं कर रहे हों। और पांचवी चीज़, अगर इनको नॉमिनेट करवाना है अपने आप को तो इनके लिए 20 इलेक्टर्स जो हैं वो खड़े हों, ठीक है, फॉर 20 इलेक्टर्स हों, ठीक है, लाइक जो होता है ना पीछे से गारंटी देने वाले वो, और 20 इलेक्टर्स प्रपोजर की तरह है, 20 इलेक्टर्स सेकेंडर्स की तरह है, ठीक है। इसके अलावा देखो, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं। आर्टिकल 66 में वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में लिखा है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में आर्टिकल 54 में लिखा है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। ओके, देखो, दोनों के इलेक्शन इनडायरेक्ट तरीके से होते हैं, दोनों के इलेक्शन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे होते हैं, दोनों के इलेक्शन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से होते हैं और सीक्रेट बैलेट से होते हैं। इसमें दोनों सेम है, ठीक है। लेकिन इलेक्टोरल कॉलेज जो कि यहाँ पे इनके इलेक्शन में इन्वॉल्व होता है, वोटिंग करता है, उसमें डिफरेंस है। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड मेंबर्स सभी लोग इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। तो लोकसभा और राज्यसभा के सारे ही मेंबर्स जो है वो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में यहाँ पे वोट डालेंगे। लेकिन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इलेक्टोरल कॉलेज अलग होता है, इसमें सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ही वोट डालते हैं। फिर ये सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के नहीं होते, ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के भी होते हैं। और जो यूनियन टेरिटरीज एंड दिल्ली और पुडुचेरी, इन दोनों के लेजिस्लेटिव असेंबली से भी ये एमपीज जो है, एमएलएज जो हैं, ये पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्टेड एमएलएज। ओके, दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स इन्वॉल्व नहीं होते, यहाँ पे होते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे नॉमिनेटेड मेंबर्स इन्वॉल्व नहीं होते। इसमें इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों मेंबर्स वोट करते हैं, इसमें सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ही वोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसके बारे में। नेक्स्ट चीज़ जो अभी यहाँ पे आई है वो ये कि जितने भी वोटर्स हैं, देखो देखो, सारे वोटर्स एमपीज हैं, ठीक है, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का तो कोई रोल है नहीं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, तो इसीलिए जितने भी एमपीज हैं उन सभी की जो वोट की वैल्यू है वो सिमिलर रहेगी, यानी कि सभी के जो वोट की वैल्यू है दैट इज इक्वल। इलेक्शन कमीशन जो है उसने यहाँ पे रिटर्निंग ऑफिसर्स को भी इलेक्ट किया है। लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी सेक्रेटरी जनरल्स होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है एज रिटर्निंग ऑफिसर्स, ठीक है। तो हर इलेक्शन में रिटर्निंग ऑफिसर की जरूरत होती है, तो यहाँ पे सेक्रेटरी जनरल को ही रिटर्निंग ऑफिसर बनाया जाता है। ओके, आगे बात कर लेते हैं। हांगकांग मूविंग फ्रॉम केओस टू ऑर्डर सी। तो यहाँ पे शी जिनपिंग जो है, इन्होंने बोला है कि जब से हमने वो नया लॉ लेकर आए हैं हम हांगकांग में, तब से केओस से ऑर्डर की तरफ बढ़ रहा है जो हांगकांग है वो। अब हांगकांग जो है पहले इनकी टेरिटरी नहीं हुआ करता था। 1 जुलाई 2022 को यहाँ पे 25 साल पूरे हुए जब से हांगकांग जो है वो इनके हाथ में आया, चाइना के हाथ में आया है। तो इसीलिए हांगकांग का जो इशू है इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखो, हांगकांग जो है, यहाँ पे देखो, ये चाइना आपको दिख रहा है, मेनलैंड चाइना। मेनलैंड चाइना के नीचे ये थोड़ा सा जो हिस्सा है ये हांगकांग का है, इसके नीचे और जो थोड़ा सा हिस्सा है वो मकाऊ का है, ठीक है। अभी जो दोनों आइलैंड्स हैं, हांगकांग और मकाओ, ये स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है चाइना के। ओके, अब देखो इनके बारे में कुछ चीज़ें बता देती हूँ। हांगकांग जो है इसको रूल किया जाता है अंडर 1 कंट्री 2 सिस्टम अप्रोच। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सीधा क्वेश्चन आएगा 1 कंट्री 2 सिस्टम अप्रोच क्या है। तो 1 कंट्री 2 सिस्टम अप्रोच के अंडर हांगकांग को और मकाओ, ये दोनों स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स को रूल किया जाता है। पहले ये कॉलोनीज हुआ करते थे, ठीक है, ब्रिटिशर्स की। बाद में इसको मेनलैंड चाइना को लौटा दिया गया और मेनलैंड चाइना का तब से ये पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का ही पार्ट है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये रखी गई थी कि जब इनको लौटा रहे थे ब्रिटिशर्स चाइना को, तब ये कंडीशन रखी गई थी कि यहाँ पे कुछ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है, इन दोनों जगहों के मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसको हम बेसिक लॉ भी बोलते हैं, ठीक है, बेसिक लॉ। अब ये जो बेसिक लॉ है कम से कम 50 साल तक ऐसा का ऐसा ही चलेगा, इसके बाद क्या होना है ये डिसाइडेड नहीं है। लेकिन ये कहा गया कि हांगकांग को रिटर्न किया गया 1997 में और मकाओ को रिटर्न किया गया 1999 में। जब इन दोनों को रिटर्न किया गया तो इनकी अपनी करेंसीज थी, अपना इकोनॉमिक लीगल सिस्टम था, अपनी डिफेंस और डिप्लोमेसी थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये कहा गया कि बाकी सब तुम अपना रखो, लेकिन चाइना, मेनलैंड चाइना जो है, डिफेंस और डिप्लोमेसी तुम्हारी जो है, यानी कि फॉरेन रिलेशन और डिफेंस सेक्टर चाइना संभालेगा तुम्हारा, ठीक है। तो
मेनलैंड चाइना जो है वही संभालता है इनका डिफेंस और डिप्लोमेसी वाला सेक्टर। लेकिन जो इनके मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है वो अभी भी 50 साल तक वैलिड है। तो इसका मतलब हांगकांग के लिए बाय 2047 और मकाओ के लिए 2049 तक यहाँ पे इनका मिनी कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेबल होगा, बेसिक लॉ एप्लीकेबल होगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा ये अभी पता नहीं है हमें। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, एक लॉ यहाँ पे ऐड किया गया हांगकांग के मिनी कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी कि बेसिक लॉ में, और ये लॉ ऐड किया बाय द इंटरफेरेंस ऑफ चाइना। ठीक है, इस लॉ में बेसिकली ये बोला गया कि यहाँ पे जितने भी लोग चाइना के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेटरी भाषण देंगे या कोई भी डिस्क्रिमिनेटरी मेजर्स उठाएंगे या कोई भी बोलेगा कि नहीं हम चाइना का पार्ट नहीं है, इस तरह का कोई भी एक्शन लेता है कोई, तो उसके अगेंस्ट सैंक्शन लगा सकते हैं अंडर द चाइनीज गवर्नमेंट सैंक्शन लिस्ट। ओके, दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे उस पर्सन का, उस इंडिविजुअल का यहाँ पे चाइना में आना जाना बंद हो सकता है, एक्सपेल किया जा सकता है उसको। ठीक है, तीसरी चीज़ कि चाइना में अगर उनकी कोई प्रॉपर्टी है, ऐसे इंडिविजुअल्स की कोई प्रॉपर्टी है चाइना में, तो वो फ्रोजन हो जाएगी, फ्रीज कर दी जाएगी, सीज कर दी जाएगी। ठीक है, आप फिर किसी भी तरह का बिजनेस या किसी भी तरह की प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते चाइना में। ओके, इसके अलावा यहाँ पे ये सब क्यों हो रहा था, तो देखो यूएस और यूरोपियन यूनियन बहुत इंटरफेयर कर रहे हैं, ऐसा चाइना क्लेम कर रहा है कि चाइना का ऐसा एलिगेशन है कि हांगकांग जो है हमारी टेरिटरी है और यूएस और ईयू इसमें बहुत इंटरफेरेंस कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सारा का सारा इकोनॉमिक बेनिफिट्स ये ले जा रहे हैं। इसीलिए एक तरह से चाइना कंट्रोल करना चाहता था हांगकांग को और इसीलिए इस तरह के मेजर्स लेकर आया चाइना। ओके, अब चाइना ने यहाँ पे हांगकांग को वॉर्न भी किया था पहले, लेकिन यहाँ पे यूएस और ईयू के कारण हांगकांग माना नहीं, तो चाइना ने इस तरह के कंट्रोल मेजर्स लगा दिए। ठीक है, अब देखो इसको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया जाता है इन लॉज को। ये कहा जाता है कि हांगकांग आज की डेट में ग्लोबल फाइनेंशियल हब है, काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट चल रहा है हांगकांग का, लेकिन चाइना के इस लॉ के कारण जो हांगकांग है काफ़ी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, यहाँ के लोगों की फ्रीडम रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी और यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट वगैरह होते हैं वो भी रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। तो जो रेपुटेशन है, ग्लोबल रेपुटेशन, ग्लोबल फाइनेंशियल हब होने की, वो यहाँ पे खराब हो सकती है चाइना की, ओके सॉरी हांगकांग की। ओके, ये था पूरा आर्टिकल। दूसरा है पीएमआई हिंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्लोड टू अ 9 मंथ लो। तो समझ लो पहले पीएमआई है क्या। पीएमआई का मतलब है परचेजर्स मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स। ओके, ये एक सर्वे बेस्ड मेजर होता है। इसमें क्या होता है कि मार्केट में जितने भी लोग हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह हैं, उनका परसेप्शन समझा जाता है। ठीक है, कि आपको क्या लगता है कि मार्केट उठेगा कि गिरेगा। तो यहाँ पे इन रिस्पॉन्डेंट्स के बेसिस पे जो भी रिस्पॉन्स मिलता है उसके बेसिस पे एक सर्वे तैयार होता है और वही यहाँ पे परचेजिंग मैन्युफैक्चर इंडेक्स बनाता है। तो ये जो इंडेक्स है ये इकोनॉमिक ट्रेंड्स को बताता है कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर जो है वो किस तरह से आगे बढ़ने वाला है, या तो गिरेगा या तो ऊपर उठेगा। ठीक है, तो करंट और फ्यूचर बेस्ड बिजनेस कंडीशंस के बारे में ये परचेजिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स आपको बताता है। ठीक है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर्स के अलग अलग इंडेक्स बनते हैं, ठीक है, निकलते हैं। और ये जो पीएमआई है ये 0 to 100 रहता है। ठीक है, यानी कि 0 to 100 के स्केल पे ये पीएमआई होता है। अगर 50 है तो इसका मतलब कि आपकी इकोनॉमी कांस्टेंट है, कुछ भी बदलाव आपकी इकोनॉमी में नहीं हो रहा। अगर 50 से कम आ रहा है पीएमआई यानी कि आपकी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, और 50 से ज़्यादा है मतलब आपकी इकोनॉमी एक्सपांड कर रही है, यानी कि डिमांड वगैरह अच्छी चल रही है। लेकिन एक चीज़ ये है कि मान लो अप्रैल है, फिर मई है, फिर जून है। ठीक है, मई में मान लो पीएमआई आता है 55, अप्रैल में आता है मान लो 53 और जून में आता है अगेन 54। तो यहाँ से यहाँ तक तो एक्सपांशन हुआ, लेकिन यहाँ से यहाँ तक फिर आपका कॉन्ट्रैक्शन हो गया। तो अगर इस महीने का जो पीएमआई है वो पिछले महीने से कम है, यानी कि इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। पीएमआई को कंपाइल करता है आईएचएस मार्केट। आईएचएस मार्केट जो है ये एस&पी ग्लोबल, ये एक कंपनी है, इसी का पार्ट है। ठीक है, तो आईएचएस मार्केट पीएमआई निकालता है फॉर 40 इकोनॉमीज। ओके, अब न्यूज़ ये है कि पीएमआई जो है हमारा गिरा है, 27 मंथ लो पे जाके गिरा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, यानी कि पिछले महीने 54.6 था, इस महीने 53.6 हो गया, मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन हुआ है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। ओके, यही मेन चीज़ यहाँ पे समझाई गई है और कुछ अलग चीज़ यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो अभी ब्रॉड बेस्ड स्लो डाउन चल रहा था बिकॉज ऑफ मेनी मल्टीपल फैक्टर्स। ठीक है, कोविड है, रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, एम्प्लॉयमेंट के इशूज़ हैं, एक्सपोर्ट्स के इशूज़ हैं, इन सब चक्करों में पीएमआई अभी लो गया है। तो ये था पूरा आर्टिकल। आई होप आपको सब कुछ समझ आया है। आज ज़्यादा आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट थे नहीं, बहुत ही कम आर्टिकल्स थे, और जो एडिटोरियल्स भी आए हैं वो भी बड़े ऐसे बायस्ड से लग रहे थे। ठीक है, तो इसीलिए इतने ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। दैट वाज ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा हो लेक्चर तो लाइक ज़रूर करना, अपने कॉमेंट्स ज़रूर करना जो क्वेश्चन मैंने पूछा है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। दैट वाज ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।